मोशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेटा ये पूरा चैप्टर जो है हमारा वो फोर्स को डेडिकेटेड है। दिस एंटायर चैप्टर इज डेडिकेटेड टू फोर्स। ठीक है जी, फोर्स के ऊपर है ये पूरा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलें, फोर्स की बातें करेंगे हम यहां पर सारी की सारी। देखो बेटा, हमारी नेचर शुरू से ही मैनकाइंड के लिए एक क्यूरियस सब्जेक्ट रहा है। शुरू से ही टाइम टू टाइम डिफरेंट इंटेलिजेंट लोगों ने, फिलोसोफर्स ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं हमारी नेचर को समझने के लिए। उन्हीं में से एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है क्राइस्ट के जन्म लेने से 400 साल पहले हुआ करते थे, मींस 400 बिफोर क्राइस्ट, 400 बीसी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है जी। तो एरिस्टोटल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, यही हमारे पास सबसे पुराना रिटर्न स्टेटमेंट है हमारे पास, कि किसी ह्यूमन बीइंग ने कुछ सोचा तो सही कम से कम। उन्होंने ये बोला, ए कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और वेक्टर अपन पढ़ के निपटे हैं कल। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट, अब वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, और साथ के साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन आल्सो कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा। तो याद रखें, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, कहने का मतलब है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, और उसकी डायरेक्शन भी, क्योंकि वेक्टर में कांस्टेंट वर्ड का मतलब ही यही होता है, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ये मतलब हुआ। तो एरिस्टोटल ने कहा कि कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बेटा, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग गया, नेट फोर्स आ गया, तो उस कंडीशन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और बोथ। तो अगर हमने किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगा दिया तो या तो उसको मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, यानी बॉडी या तो स्पीड अप हो जाएगी या स्पीड डाउन हो जाएगी, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं जो बात बोल रहा हूं उस बात से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। देखो आप, एरिस्टोटल ने कहा कि कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मेरे पास फोर्स है और फोर्स अगर आ गया है तो वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी। समझ रहे हो बात को, वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहां पर इन्होंने जो बात बोली थी वो गलत बोली थी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एरिस्टोटल फैलेसी। ध्यान से देखिए इधर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एरिस्टोटल फैलेसी, मींस गलत स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो सुन लो ध्यान से, लेकिन फिर भी हम इनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोचा तो सही फोर्स के बारे में। सबसे पहले इन्हीं का स्टेटमेंट हमारे पास आया है लिखित में, रिटर्न में, इसीलिए हम इनको सम्मान देते हैं और इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है जी, ये कहलाता है एरिस्टोटल फैलेसी। उसके बाद बेटा 16th सेंचुरी के अंदर द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था और बहुत सारी बातें हमें बताई थी, तो गैलीलियो गैलीली ने एक ऑब्जर्वेशन करके हमें बताई कि कोई भी बॉडी अगर है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखना चाहती है, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने मोशन को यूनिफॉर्म बनाए रखना चाहती है। ठीक है जी, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन, until and unless compelled by an unbalanced external force to change its state। ये देखो, ध्यान से सुनना बेटा, इधर इन्होंने यूं कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, सुनो बेटा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, जैसे ये ब्लॉक है, अगर ये रेस्ट पर रखा हुआ है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा।
अगर ये मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, जब तक कि आप इसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स ना लगावें। तो अगर मैंने इसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो बॉडी हो सकता है रेस्ट से मोशन में आ जाए, और इसके ऊपर जब मैं अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, आइदर मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ रहे हो बात को? तो सुनो ध्यान से, कान खोल के सुनो मेरी बात। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है बेटा? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यानी बॉडी खुद ब खुद अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। चेंज करना अगर है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, और वो है फोर्स। क्या है वो? फोर्स। तो सुन लो ध्यान से, किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो आपको जो फैक्टर चाहिए दैट इज फोर्स, वन एंड ओनली फोर्स। फोर्स के बिना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो फर्स्ट लॉ हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट लॉ जो हमारे पास आ रहा है, ये हमें फोर्स की क्वालिटी बताता है, फोर्स की क्वालिटी बताता है। और फोर्स की क्वालिटी क्या बताता है? कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो फोर्स ही चाहिए, ठीक है भाई? अच्छा, कोई बॉडी रेस्ट पर है तो खुद ब खुद मोशन में नहीं आ सकती। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो खुद ब खुद अपने आप को स्पीड अप, स्पीड डाउन या डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। समझ रहे हो बात को? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया का यहां पर एक एसेंस आ रहा है, फील आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई बॉडी खुद ब खुद अपनी मोशन को चेंज नहीं कर सकती, दिस इनेबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो यहां इनर्शिया का एसेंस आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये लॉ हमें पहले गैलीलियो ने ही बता दिया था, दैट इज व्हाई हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी? ठीक है भाई? ठीक है भैया? अब ठीक है, बोला भी करो। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आएगी मेरे? हाँ तो बेटा ध्यान से सुनते रहो। अभी स्टार्टिंग में आपको सुनना है मेरी बातें, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, पहले सुनते रहिए, ठीक है? वेरी गुड। तो यहां तक की बात समझ में आ गई ना? तो बताओ फर्स्ट लॉ फोर्स की क्या बताता है? क्वालिटी। फर्स्ट लॉ फोर्स की क्या बताता है? क्वालिटी। अबे विवेक कुमार, अपना रिफ्रेश कर गूगल। हाँ, क्वालिटी, शाबाश। क्या क्वालिटी? क्या कि मोशन की स्टेट चेंज करनी है तो फोर्स ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वाला सिर्फ फोर्स चाहिए, ओनली फोर्स चाहिए, वन एंड ओनली फोर्स। ठीक है जी? ठीक है भैया? अब इधर देखो, आगे देखो, समझना बात को। अब अगर मान लो किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सुनना ध्यान से। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, यानी एफ नेट अगर जीरो है, तो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को मेंटेन रखती है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यदि नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट मोशन में रहती है, नल वेक्टर है ना, फोर्स वेक्टर है, तो इसलिए हम कहेंगे नल वेक्टर। ठीक है? इफ ए बॉडी, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट। if there is no external force acting on the body, if body is in uniform motion, it remains in uniform motion। तो वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है जी? अब मैं इन दोनों के फोटोग्राफ भी आपको दिखा देता हूं। ये तो है ग्रेट गैलीलियो। बेटा गैलीलियो एक बहुत बड़े इंटेलिजेंट फिलोसोफर थे, इन्होंने बहुत फाइंडिंग्स की है फिजिक्स में, बट अनफॉर्चुनेटली इनका मैक्सिमम टाइम जेल में ही बीता है। इनको बिहाइंड द बार्स रखा गया है।
क्योंकि जब इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे उस टाइम यूरोप के अंदर चर्च की डोमिनेंसी हुआ करती थी। चर्च जो बोलता था, जो उसके पोप बोला करते थे, वही सबको मानना पड़ता था। बट इनकी ऑब्जर्वेशंस चर्च के पोप के स्टेटमेंट से मैच नहीं करती थी, तो उन लोगों ने इसको पनिशमेंट दिया, जेल में बंद कर दिया। ठीक है जी। फिर इसके बाद आए न्यूटन। इनको तो जानते हो बेटा, ये देखो न्यूटन, बिल्कुल कैसे लंबे लंबे इनके बाल हैं। ठीक है जी, वही उस टाइम फैशन हुआ करता होगा ऐसा, लॉन्ग हेयर्स का। ठीक है जी, तो ये है न्यूटन। ठीक है जी। फिर इन्होंने गैलीलियो की ऑब्जर्वेशंस देखी और उसी में इन्होंने डेडिकेट कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अब समझ में आ गया क्या? ठीक है, ठीक है जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेटा। ये ग्रेट लोग थे, इन्होंने आज हमें बहुत एडवांस बना दिया टेक्नोलॉजी में। ये माइलस्टोन्स थे। ठीक है, देखो बेटा, बात करेंगे हम फोर्स की। फोर्स किसको कहेंगे? पुश और पुल। सुनना ध्यान से। जब आप क्लास 8 में या 9 में होंगे या 10th में होंगे, तब ये बोला गया होगा कि फोर्स इज सिंपल पुश और पुल और पुल। अब बेटा ये बीते जमाने की बातें हो गई, बच्चों टाइप बातें हो गई। अब हम 12th में हैं, समझ, मतलब 12th पास हैं, तो 12th पास कर चुके हैं, तो अब हमारा थोड़ा दायरा बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सुनो, इसको ऐसे नहीं बोल के आप यूं कहेंगे, एनी पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए बात को? ऐसा पुल या पुश, ऐसा पुल या पुश, ठीक है, पुल या पुश जो कि वेलोसिटी में चेंज ला दे, दैट इज फोर्स। ऑलराइट, ऑलराइट, ऐसा पुल या पुश जो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला दे, दैट इज नोन एज फोर्स। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स उसको बोलेंगे जब नेट फोर्स जीरो ना हो। नेट फोर्स इज नॉट जीरो, रिजल्टेंट फोर्स मींस नेट फोर्स जीरो ना हो। तो नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो क्या क्या कर सकता है वो बता रहा हूं। इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। देखो, ये वेलोसिटी है, अगर फोर्स इसी की डायरेक्शन में आ जाए तो ये इसको स्पीड अप कर देगा, ये स्पीड अप हो जाएगा बेटा। जब आप अपने बाइक में एक्सेलरेटर चलाते हो तो फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ जाती है, तो आप स्पीड अप हो जाते हैं। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हो तो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप स्पीड डाउन होते हैं। बताओ, आपकी स्पीड कम हो जाती है ना ब्रेक लगते ही। ये तो यहां पर अगर फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो स्पीड अप कर देगा, और अपोजिट है तो स्पीड डाउन कर देगा। दूसरा, अगर ये वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पर है तो न केवल स्पीड अप स्पीड डाउन करेगा बल्कि डायरेक्शन भी चेंज करवा देगा। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, और अगर किसी एंगल पर है तो स्पीड अप स्पीड डाउन एज वेल एज, भाई ये फोर्स का कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, ये तो स्पीडिंग अप कर देगा और ये स्पीड डाउन कर देगा, मतलब डायरेक्शन, ये डायरेक्शन चेंज करेगा और ये मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो फोर्स न केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता बल्कि दोनों को भी चेंज कर सकता है। और लास्ट वाला इफेक्ट आ रहा है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, आप एक रस्सी लीजिए, उसके दोनों तरफ फोर्स लगा के खींचिए तो आप देखेंगे लेंथ बढ़ जाती है। एंटायर सरफेस पर फोर्स लगाइए तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है बेटा, या शेप चेंज हो जाती है। ठीक है बेटा, ये इलास्टिसिटी में आएगा, इसको कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ये सारे के सारे आपके जाएंगे इलास्टिसिटी में, और इलास्टिसिटी से भी हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और एनएलएम से भी हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस समझ में आए तुम लोगों की? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है भाई, ये है बात हमारी यहां पर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी यूनिट्स की बात करेंगे। फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, मा। बेटा फोर्स फिजिक्स की मां है और पा भी है। प्रेशर इनटू एरिया होता है कि नहीं होता, बोलो? तो फोर्स हमारी फिजिक्स की मां भी है और पा भी है। मींस फोर्स इज द पेरेंट्स ऑफ फिजिक्स। ओके, तो पहले मैं बात कर रहा हूं एमकेएस सिस्टम की। एमकेएस सिस्टम के अंदर मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और आप इसको ले सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे सीजीएस सिस्टम भी होता है। इसको इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं, जगह नहीं बची। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में आ जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, अब एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और न्यूटन, है ना। और सीजीएस सिस्टम में होती है डाइन। और ध्यान रखें 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है बेटा, ये कन्वर्जन में काम आता है। डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 112 11 -2। ठीक है जी। इसके अलावा इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं जो डेली लाइफ में यूज में लेते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट और ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। सुनो ध्यान से, मान लो आप वेइंग मशीन पे खड़े हुए और वेइंग मशीन का पॉइंटर आ गया 60 पे, तो आप क्या बोलते हो, आपका वेट कितना है, 60 किलो। आप अपना वेट बताते हैं 60 किलो, बट किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है बेटा, लेकिन आप तो वेट बता रहे हो, एक्चुअली आप अधूरा बोलते हो उसको, आप इसको प्रॉपरली नहीं बोलते। आपको बोलना चाहिए किलोग्राम वेट, दिस इज द प्रॉपर यूनिट। किलोग्राम वेट इज द प्रैक्टिकल यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। लेकिन क्या होता है बेटा, हमारी फिजिक्स में ऐसा यूनिट तो न्यूटन है, फार्मूले में तो न्यूटन रखना पड़ेगा, तो केजी वेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन। फॉर इट जस्ट मल्टीप्लाई 9.8। अगर 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें केजी वेट को तो बन जाएगा न्यूटन। ठीक है जी। और नियरली आप इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया। तो बताओ 60 केजी वेट कैन बी सेड 600 न्यूटन। बोलो भाई। सिमिलरली ग्राम वेट, ध्यान से देख लो इन यूनिट्स को, ग्राम वेट तो 980 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डाइन हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी डाइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे होता है किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स भी 9.8 न्यूटन होता है और 10 न्यूटन होता है। 1 ग्राम फोर्स वही 980 न्यूटन, 980 डाइन और 1000 डाइन। ओके, तो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा आप इसकी फोर्स। ठीक है भैया, अब ठीक है, समझ में आ गया क्या, क्लियर। ध्यान रखना बेटा, अभी तो ये याद रखने वाली वैल्यूज हैं, ठीक है ना। अभी तो मेरे को कहानी सुनानी है, स्टार्टिंग में तो कहानी चलती है इसमें। हो गया, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अभी यहां पर एक चर्चा हुई थी इनर्शिया की, तो इनर्शिया क्या होता है वो भी अपन देख लें यहां पर। व्हाट इज इनर्शिया? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजिट इन चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से। मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है मेरे पास, अब ये रेस्ट पर है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं ना, ये चलने को अपोज कर देगी, ये चलेगी नहीं। ठीक है, ये मैंने फोर्स लगाया तो ये चलने से इनकार कर देंगी। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, तो ये स्पीड अप, फर्दर स्पीड अप, स्पीड डाउन या डायरेक्शन चेंज को भी अपोज करेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट, उसको कहते हैं हम यहां पर इनर्शिया। आप यूं भी कह सकते हैं इट इज प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इज अनेबल टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इटसेल्फ। कोई भी बॉडी खुद ब खुद, कोई भी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को स्पीड अप स्पीड डाउन नहीं कर सकती। समझ रहे हो बात को? इसी को कहते हैं इनर्शिया, यानी बॉडी खुद ब खुद अपने स्पीड अप स्पीड डाउन नहीं कर सकती, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा मैं, मास मेजरमेंट है इनर्शिया का, केवल मेजरमेंट है। सुन रहे हो? मास की यूनिट किलोग्राम होती है, जबकि इनर्शिया सिर्फ एक फील है, इट इज जस्ट ए फील। सुनना ध्यान से, मान लो मेरे पास एक 1 kg का ब्लॉक है,
इसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो अब मान लो मेरे पास 10 केजी का ब्लॉक आ गया, तो बताओ इसको चलाने के लिए फोर्स ज्यादा ही चाहिए होगा ना आपको, पहले के मुकाबले ज्यादा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, बोलो। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट से मोशन में आने को इसने ज्यादा अपोज किया, ज्यादा अपोज किया कि नहीं किया 10 किलोग्राम वाले ने। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मैं यूं कह सकता हूं यहां पर कि 10 केजी वाले ब्लॉक का इनर्शिया 1 केजी वाले के कंपैरिजन में 10 टाइम ज्यादा है, यानी वो मोशन को अपोज करने में 10 गुना ज्यादा सक्षम है, केपेबल है। समझ गए बात को। ये कभी भी मास इनर्शिया नहीं होता, केवल मेजरमेंट होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है भाई। तो मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी और न्यूमेरिकल मेजर ऑफ बॉडीज इनर्शिया, ठीक है जी। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, लार्जर इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी मोर विल बी द मास। अगर मान लो कोई बॉडी ज्यादा पोज कर रही है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने को, तो इसका मतलब उसका इनर्शिया लार्ज है। अब मैंने ये बात लिख भी दी है, मास इज नॉट इनर्शिया। मास इनर्शिया नहीं होता, इट इज जस्ट मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। लार्जर इज द इनर्शिया, लार्जर विल द मास, दैट्स ऑल, ठीक है भाई। ठीक है मेरे नौजवानों, सुन रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहतरीन, मरहबा मरहबा। चलो आगे बढ़ती हैं। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, हमारे पास 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देखिए इट इज इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। यही बात मैंने आपको अभी बोल रहा था पहले भी। इनर्शिया को आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, खुद ब खुद मोशन में नहीं आ सकती। तो 2 है बेटा इसमें स्टेटमेंट इनर्शिया के लिए, कि एक तो इनेबिलिटी यानी बॉडी खुद ब खुद मोशन में नहीं आएगी, और दूसरा कोई लाने की कोशिश करेगा तो उसको अपोज करेगी। तो 2 स्टेटमेंट होते हैं बेटा इनर्शिया के लिए, itself can't change motion, और सेकंड स्टेटमेंट अपोजेस द चेंज इन मोशन, ठीक है। कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। अब इनर्शिया ऑफ मोशन है कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो स्पीड अप नहीं होगी, स्पीड डाउन नहीं होगी, और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो ये अपनी डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज खुद ब खुद नहीं कर सकती, और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो ये उसको अपोज कर देती। तो 2 स्टेटमेंट है, खुद ब खुद स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो अपोज करेगी, ठीक है भाई। अब इनके एग्जांपल्स ले रहा हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल ले रहा हूं। देखो बेटा, जब मैंगो ट्री, जैसे मान लीजिए कोई ट्री है मैंगो का, अब यहां ये मैंगो है, ठीक है जी। तो जब हम इसको जोर से शेक करते हैं, जोर से हिलाते हैं पेड़ को, तो यहां पर ये जो मैंगो है इसका अपर पार्ट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन मैंगो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे रह जाता है। तो इन दोनों में एक पुलिंग होती है और ये ब्रेक हो जाती है और मैंगो नीचे गिर जाता है, ठीक है भाई। सिमिलरली आप देख सकते हैं एक बच्चा बस के अंदर खड़ा है और मोबाइल में मशगूल है, ठीक है भाई। यानी ये बच्चा इस मोबाइल के अंदर पूरी तरीके से, इसका पूरा ध्यान मोबाइल में है। नाउअडेज यही होता है बेटा, आप चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, चाहे रोड पे चल रहे हो, आपका दिमाग जो है मोबाइल में घुसा रहता है, समझ रहे बात को। तो सबसे पहले तो बेटा इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, और ये वर्चुअल वर्ल्ड किसी काम का नहीं है बेटा, मैं सही कह रहा हूं आप लोगों से, ये फिजूल है ये, ठीक है भाई। अब आप देख सकते हैं इस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि वो बस में खड़ा है। एट ए सडन बस ने मोशन स्टार्ट कर दिया, बस जैसे ही चली तो इसके बॉडी का वो पार्ट जो बस के कांटेक्ट में था रेस्ट पर रह गया, मतलब सॉरी बस के साथ चल पड़ा, लेकिन जो अपर पार्ट था बॉडी का, जो अपर पार्ट था वो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे रह गया। तो बताइए इसकी बॉडी, अपर पार्ट, बॉडी का अपर पार्ट किधर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन में या बिहाइंड, बोलो बच्चों बोलो। बिहाइंड, शाबाश, ये पीछे की तरफ गिर पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, ऐसा होता है हमारी डेली लाइफ में। चलो ये बेटा आप लोगों के लिए पिक्चर्स ढूंढ ढूंढ के लगाई है मैंने, ठीक है। अब देखो आगे, सडनली एक हॉर्स राइडर बैठा हुआ है बेटा, एक हॉर्स राइडर बैठा है, सडनली अगर हॉर्स आगे की तरफ बढ़ता है तो राइडर किधर जाएगा, पीछे की तरफ। उसकी बॉडी का वो पार्ट जो हॉर्स के साथ कांटेक्ट में आगे बढ़ जाता है, लेकिन अपर पार्ट ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट पर रनिंग की कोशिश करता है और पीछे चला जाता है। देखिए अभी दिवाली टाइम चल रहा है तो हमारे घरों की सफाई होती है,
तो ब्लैंकेट्स को हम जोर जोर से डंडे से बीट करते हैं, जोर जोर से मारते हैं, तो आप देखते हैं उससे डस्ट पार्टिकल अलग हट जाते हैं, धूल हटती है ना अलग से, धूल जैसी नजर आती है आपको, वो एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि बीट करने से यहाँ पर जो ब्लैंकेट है वो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्जी ऑफ रेस्ट पे रह गए और इस ब्लैंकेट से डिटैच हो गए। समझ में आ गई एग्जांपल्स? अब एग्जांपल समझ में आ गए क्या? ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ऐसे ना हमारा एक एनसीईआरटी का एग्जांपल भी होता है, जैसे ये टम्बलर है, ग्लास है, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है बेटा, इस कार्डबोर्ड पे एक कॉइन रखा है। अब अगर मैं इस कार्डबोर्ड को जोर से हिट करता हूं तो आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड तो निकल गया, लेकिन जो कॉइन है वो ग्लास में गिर गया। तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉइन वही रहा और अल्टीमेटली टम्बलर में गिर पड़ा। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब इनर्शिया मोशन के केस ले रहा हूं। देखो वही बच्चा है, ये मान नहीं रहा, ये बच्चा मान नहीं रहा, अभी भी मोबाइल में ही पता नहीं क्या कर रहा है, समझ बात को। अब जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए तो बॉडी का वो पार्ट जो बस के साथ कांटेक्ट में था तो बस के साथ रेस्ट पर आ गया, लेकिन अपर पार्ट स्टिल मोशन में रहा। तो बताओ ये किधर गिरेगा, फॉरवर्ड या बिहाइंड? फॉरवर्ड या बिहाइंड? फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिर जाएगा, अहेड, ही विल फॉल अहेड, फॉरवर्ड। ठीक है जी। और देखो अगर कोई आदमी चलती ट्रेन से कूद पड़े, होता है ना कई बार, ट्रेन रुकती नहीं है उससे पहले प्लेटफॉर्म पे जंप कर जाते हैं कई लोग, तो देखना उनकी बॉडी आगे की तरफ गिर जाती है। अगर कोई आदमी चलती ट्रेन से कूद पड़े प्लेटफॉर्म पे तो उसकी बॉडी आगे की तरफ जाती है, क्योंकि अपर पार्ट जो है बॉडी का ट्रेन के साथ ही चलना चाहता है, जबकि उसके पैर एकदम से रेस्ट पर आ जाते हैं। ठीक है। अब एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, एक ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ है बेटा, ये ट्रेन है उसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है, वो क्या करता है, एक बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। ठीक है। फर्स्ट केस, अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है बेटा, तो ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है बॉल की वो कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है। तो यहां पर अगर ये कांस्टेंट है तो वही स्पीड जो नीचे पैसेंजर बैठा उसकी भी है, तो बॉल वापस पैसेंजर के हाथ में आ जाती है। अब ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होता है कि अगर रिटार्ड हो रही है ट्रेन तो बॉल की स्पीड तो थ्रू आउट द मोशन सेम रही, लेकिन इस पैसेंजर की स्पीड जो है कम हो गई। भाई पैसेंजर तो कंटिन्यू रिटार्ड हो रहा है ना बेटा, तो ये पीछे रह जाएगा, पैसेंजर पीछे रह गया, तो बॉल कहां गिरेगी, आगे। थर्ड केस में अगर ट्रेन स्पीड अप हो रही हो तो बॉल की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी मोशन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन नीचे जो पैसेंजर है उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो पहले तो पैसेंजर यहां था, ठीक है बेटा, अब स्पीड बढ़ चुकी है तो वो आगे निकल जाएगा। ठीक है। तो बॉल इसके पीछे गिरेगी। ठीक है जी। ठीक है भैया, हाँ बिहाइंड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अबे ऑनलाइन क्लास चल रही तो बस में बैठ के ऑनलाइन क्लास देखेगा क्या, वो कलाकार है क्या, घर में बैठ के नहीं देखेगा? ठीक है। चलो वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में बात करूंगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इधर, ये बाइक अपन चलाती ही है, बाइक जब मड में आती है या बारिश के टाइम जब सड़क पे कीचड़ रहता है तो आपने देखा है जो मड है वो पीछे की तरफ जाता है इस तरीके से, टेंजेंशियल, देखा ना तुमने, देखा होगा ना। ये क्यों जा रहा है टेंजेंशियल, क्योंकि ये अपने डायरेक्शन में चेंज नहीं चाहता, ये अपनी डायरेक्शन में चेंज को अपोज करता है, तो व्हील तो यू रोटेट हो रहा है, तो ये अपनी डायरेक्शन में चेंज को अपोज करता है और एकदम टेंजेंशियल निकल के आ जाता है। आपने फील किया होगा ना बेटा, कई बार अपन जो है हवाई चप्पलें पहन के अगर कीचड़ में चले जाएं तो आप देखना पीछे पूरा जो है कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है अपने पूरे कपड़ों पे, होता है ना। अब होता है कि नहीं होता। और अगर रोड पे अपन चल रहे हैं और आगे अपने बाइक वाला आ गया तो ये मड सीधी अपने ऊपर आती है बेटा, अपने को कीचड़ में कर देता है वो। ठीक है, इसलिए मड गार्ड लगा के रखते हैं इनके ऊपर। सेम ये चीज ग्राइंडर में होती है, देखो ये ग्राइंडर है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो स्पार्कल कैसे जा रहे हैं बेटा, टेंजेंशियल। जो स्पार्कल्स हैं कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल निकल जाते हैं ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी अपनी डायरेक्शन को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, और ग्राइंडर के साथ घूमते नहीं है। सिमिलरली बताइए, अगर कोई शार्प टर्न आता है तो बताओ, बस में अगर पैसेंजर बैठा हुआ है, शार्प टर्न आया तो जैसे ही शार्प टर्न आएगा तो हमारी बॉडी किस तरफ जाती है, हम तो यूं बैठे हुए थे ना बेटा, तो हमारी बॉडी इस तरफ लीन कर जाती है। क्यों लीन कर गई हमारी बॉडी, क्यों लीन करी ऐसे,
क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम सेम डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो हमारी बॉडी आउटवर्ड्स निकल जाती है सर्कल। ठीक है जी, ठीक है भैया। अरे आ गया समझ में, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मरहबा, मरहबा, मरहबा। अब बेटा हम बात करेंगे मोमेंटम की। तो मोमेंटम वर्ड आते हैं अपने दिमाग में, आ तो जाता है मास इनटू वेलोसिटी, ये तो एक मैथमेटिकल रिलेशन है, पर होता क्या है, ये होती है बेटा क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है जी, मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है जी, कितनी क्वांटिटी रखी है मोशन में। जैसे मान लीजिए आप दौड़ना चालू करें, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपके क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ता जाएगा, तो आपको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। ठीक है भाई। और मैथमेटिकली अपन जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब एक बात ध्यान रखना, वेलोसिटी वेक्टर होता है, जानते हो ना, तो यहां पर पूरा इसको वेक्टर का सम्मान देना बेटा। ठीक है। और मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अलोंग होती है। जैसे मान लो कोई कर्व्ड पाथ है, तो वेलोसिटी ऐसे रहती है ना बेटा, तो इसी इंस्टेंट पर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही रहेगी। ठीक है भाई। तो वेलोसिटी हमेशा कर्व्ड पार्ट के टेंजेंशियल होती है, तो मोमेंटम की भी यही डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है बेटा। अब मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। डायमेंशंस होती हैं भाई, मास की डायमेंशन होगी m1 और वेलोसिटी होगी l1 t-1। तो ध्यान रखना बेटा, मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं तो इसको पूरा वेक्टर का सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आएगा मोमेंटम, बोलो रे। ठीक है, चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी हमें दे रखी है बेटा। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ए ब्लॉक हैविंग मास 5 केजी, तो आप लिखते भी जाएं मास हो गया 5 केजी, वेलोसिटी दे रखी है, मोमेंटम निकालना है, तो वेक्टर में मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। तो मास की वैल्यू होगी 5 और ये हो गया वेलोसिटी आई के प्लस 2 जे के प्लस के के। अब देखो कल वेक्टर वाली चीज आने लगी ना वापस, ये बन गया 5 आई के प्लस 10 जे के प्लस 5 के, ये हमारा मोमेंटम हो गया। अब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 50 150 है ना, रूट ऑफ 150, और यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ठीक है, ओके बच्चों, शाबाश, समझ में आ गया नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं ए एंड बी, दो आइडेंटिकल बॉल हैं, सेम मास की हैं, ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड चल रही है। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड वर्ड यूज में लिया गया है, मैग्नीट्यूड। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जस्ट मास इनटू वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड लेना है बस यहाँ पर। अब दोनों का मास सेम है, सेम मास बोला है ना बेटा क्वेश्चन में, एम वी टू हो गया, तो डिवाइड कर दो, तो V1 5/10, तो रेशियो आ गया बेटा 1:2। ठीक है, वेरी सिंपल। अब टू बॉल्स है ए एंड बी, जो कि इतनी इतनी स्पीड से जा रही हैं, अब इनके मासेस दे रखे हैं। अगेन हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जब बोले तो मॉड साइन लगा, M1V1 और P2 का मॉड हो गया M2V2। रेशियो ले लो, कितना आ गया 2:1, और नीचे आ जाएगा 4 किलोग्राम मास है, 4:2, तो आपके पास आ गया रेशियो 1:4। ठीक है भैया, अब ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रही ना बातें, देखते रहो बस इनको, मेरे हिसाब से चलते रहो बेटा, बिल्कुल जीरो लेवल से बढ़ाते बढ़ाते ऊंचाइयों पे पहुंचा दूंगा, और हिंदुस्तान के सिकंदर तुम ही होंगे, यू विल बी द सिकंदर, यू नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, आपके सामने दो बॉल्स हैं, इनकी स्पीड वेलोसिटी वगैरह सब दे रखी है, तो इनके मोमेंटम सेम है या नहीं है, चेक करके बताओ जल्दी, इनके मोमेंटम सेम है या नहीं है, जल्दी बोलो, सेम है या नहीं है, यस और नो। जो बच्चे नो आंसर दे रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे यस बता रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। बेटा मोमेंटम बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड और मोमेंटम नहीं बोल रहा, दोनों अलग अलग टर्म होती है।
मोमेंटम का मतलब वेक्टर, इसको वेक्टर का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी तो बोला हूं मैं तुमसे वेक्टर का ट्रीटमेंट देना, और वही गलतियां करने लग गए ना तुम। बताओ मुझे, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, एक एक्स में जा रहा है एक वाई में जा रहा है, डायरेक्शन सेम आ रही है, तो हाउ कैन यू से दैट देयर मोमेंटम्स आर इक्वल? ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहले ही बोल देना चाहिए था डायरेक्शंस आर डिफरेंट तो मोमेंटम डिफरेंट होंगे, सेम हो ही नहीं सकते। नो डाउट मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना बेटा, 2 into 10 कितना आ गया 20। तो खाली मैग्नीट्यूड सेम होने से वेक्टर सेम हो जाते हैं, तो समझाए थे ना अनइक्वल और इक्वल वेक्टर का डिफरेंस, भूल गए या है? अबे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और पिछला भूलते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना तुम लोगों के साथ? आगे बढ़ते जाओ पिछला भूलते जाओ, अरे बोलो रे, जल्दी बोला, बैठे मत रहो। सब याद है ना? हाँ, किसी के शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं है ना, कि 5 मिनट पहले क्या था और 5 मिनट बाद क्या हो गया? हाँ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संडे को टेस्ट में भी आएगा बेटा, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स, ध्यान रखना। अब देखो चेंज इन मोमेंटम की बातें करेंगे बेटा अपन। चेंज इन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन द बॉल रिबाउंड विद सेम स्पीड देन कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। तो एक बात याद रखना बेटा, मोमेंटम वेक्टर होता है, इसलिए पूरा वेक्टर का सम्मान देना है इसको। ये प्लस एक्स है, ऐसे बना लेना तुरंत, ये माइनस एक्स है, ठीक है ना? तो अभी तो एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए वाई लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको पहले इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा टक्कर से ठीक पहले। बताओ टक्कर से ठीक पहले एम वी, डायरेक्शन क्या होगी आई के। टक्कर के बाद मोमेंटम फाइनल, बताओ डायरेक्शन क्या होगी बेटा अब इसकी, नेगेटिव होगी ना। तो एम वी माइनस आई कैप, इसको लिख सकते हो माइनस एम वी आई कैप। मैंने कहा था ना वेक्टर में माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन रिवर्स होती है, मैग्नीट्यूड नहीं। अब चेंज इन मोमेंटम लेना है तो चेंज इन मोमेंटम हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ओके। तो माइनस एम वी आई के एंड माइनस एम वी आई के, तो ये बन जाता है माइनस 2 mv आई कैप, और इसको यूं भी लिख सकते हो 2 mv माइनस आई कैप। तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड अगर आए तो ये डायरेक्शन हटा दो, तो ये हो गया 2mv। तो इससे ये भी पता चल रहा है अपने को कि चेंज इन मोमेंटम की देखो, एक तो इनिशियल मोमेंटम, एक फाइनल मोमेंटम और एक चेंज इन मोमेंटम। तो कई बार आपसे चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन पूछ लेते हैं, तो बता देना इसमें माइनस वाई माइनस एक्स में होगी, ठीक है ना? लेकिन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन पूछने के लिए वो आपको जरूर ये जरूर बताएंगे कि बॉल किधर से आई और किधर गई। ठीक है भैया? अब ठीक है, मरहबा मरहबा। अब समझ में आ रहे कि तुम्हारे देवगुरु, बोलते भी रहा करो, बेहोश मत बैठे रहो। बेहोश तो नहीं होगे ना? अबे बेहोश तो नहीं होगे ना? सब चकाचक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, आपको इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। देखो इधर, एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आता है एग्जाम्स में। इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दूं इसका, ये तो छोटा सा है। देखो ये बॉल आई इस तरीके से, एम मास, इसकी स्पीड v है, और फिर इसी स्पीड से रिबाउंड होगी। स्पीड सेम बताइए, मास भी हुई है, ठीक है ना? अब ये ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस से एंगल दिया है थीटा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना बेटा, उसके अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि हमें इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी। तो इसको तो मानना प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, ठीक है ना? अब सबसे पहली चीज, इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे इनिशियल मोमेंटम को। पर आप गौर से देखो बेटा, थीटा हेड पर आ रहा है, पहले टेल पे ले जाओ। मैंने सिखाया था ना आपको, टेल पे ले जाना पड़ेगा आपको पहले। तो इसके लिए आप क्या करो, जिस लाइन से एंगल दिया गया है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एम वी कॉस थीटा। क्या इसकी डायरेक्शन प्लस एक्स के अलोंग है? और एक कंपोनेंट आएगा एम वी साइन थीटा। बताओ इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, नेगेटिव आई डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आया टक्कर से ठीक पहले, बोलो? हाँ, एम वी कोस थीटा आई के प्लस एम वी साइन थीटा माइनस जे के, माइनस डायरेक्शन में ना बेटा। तो माइनस एम वी कॉस थीटा आई के एंड माइनस एम वी साइन थीटा जे के।
अब फाइनल मोमेंटम लेंगे तो इसमें तो बेटा इसके टेल पर ही है एंगल, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, तो सीधे कंपोनेंट थीटा एंगल वाला कंपोनेंट हमेशा किसका होता है, कॉस का। तो एम वी कॉस थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, माइनस एक्स में, और एक ही आई गया एम वी साइन थीटा, ये भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो फाइनल मोमेंटम में डायरेक्ट लिख दो, फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस एम वी कॉस थीटा आई के एंड माइनस एम वी साइन थीटा जी के। अब आप चेंज इन मोमेंटम लेंगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बेटा, अब तो बस वैल्यू रखनी है आपको। बोलो क्या आएगी, सीधे रख दो। बोलो फाइनल माइनस एम वी कोस थीटा आई के माइनस एम वी साइन थीटा जे के, माइनस करना है ना, माइनस एम वी कोस थीटा आई के, और माइनस माइनस प्लस एम वी साइन थीटा जे के। अब बताओ ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसल, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आया माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसको डायरेक्ट याद रख लेना। रिमेंबर दिस थिंग, 2mv cos थीटा है ना बेटा। और यदि एंगल वॉल से दे रखा हो, थीटा एंगल अगर यहां से दे रखा हो, तो यही चेंज होकर हो जाएगा फॉर दिस, इसके लिए तो ये है, और इस डायग्राम के लिए 2mv sin थीटा। ठीक है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको डायरेक्ट याद रखना आप लोग, बिल्कुल डायरेक्टली। समझ में आया ये, कंपोनेंट्स में लेना। ये देखो आ गया ना, वेक्टर के खेल चालू हो गए ना, यहाँ पे वेक्टर के खेल आ रहे हैं ना बेटा। दीपक कुमार बिल्कुल आप जा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गए भाई। हाँ तो ये कंपोनेंट्स में लेना सीखो। हाँ क्या प्रॉब्लम आई बेटा कंपोनेंट में लेने में, ये टक्कर से ठीक पहले का हुआ ना, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ। तो यहां एंगल जो है इसके हेड पर दे रखा था, वेक्टर में सिखाया था ना। अब इसको टेल पे ले जाना है तो आप क्या करोगे, जिस लाइन से एंगल दिया उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है ना, तो देखो अब इधर ये कंपोनेंट हो गया एमवी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया एमवी साइन थीटा। ठीक है ना, देखे ना इधर एमवी कॉस थीटा तो प्लस एक्स डायरेक्शन तो प्लस हो गया, और ये नीचे जा रहा है तो माइनस हो गया ना, इतना तो देख ले कलाकार। ठीक है, साइन थीटा तब लेना है जब दीवार से एंगल आए। ओके, आगे ना बात समझ में, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं आपको इसके अंदर धुरंधर बना दूंगा, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसे देखते हुए चलो, स्टेप बाय स्टेप। आप देखना चैंपियन बन जाओगे, चैंपियन, यू विल बी चैंपियन। ओके, चलो आगे देखते हैं। A particle having mass m is projected with speed u at an angle theta from ground. Calculate change in momentum between initial and highest point. देखो बेटा ये जो क्वेश्चन हमारा है ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। फिर भी हमने ग्राउंड से u स्पीड से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, तो ये कंपोनेंट होगा थीटा एंगल वाला, u cos थीटा है ना, तो मोमेंटम हो गया mv cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट साइन वाला होता है, समझाया था ना आपको वेक्टर रेजोल्यूशन में। अब प्रोजेक्टाइल यूं जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है बेटा, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, mu cos थीटा, ये होती है हाईएस्ट पॉइंट पर। तो इसके और इसके बीच में पूछा है आपसे चेंज नहीं, तो इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो इनिशियल को क्या लोगे आप, इनिशियल तो हो गया mu cos थीटा आई कैप, आई कैप की डायरेक्शन है ना ये, और ये जे कैप, तो प्लस mu sin थीटा जे कैप। तो फाइनल मोमेंटम टॉप पर कितनी हो गई, mu cos थीटा आई कैप, जे कैप नहीं होता टॉप पे। ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो फाइनल हो गया mu cos थीटा आई कैप माइनस mu cos थीटा आई कैप माइनस mu sin थीटा जे कैप। ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, वैसे अपन प्रोजेक्टाइल जब पढ़ेंगे ना तो वापस आएगी बेटा, ये चीज वापस आएगी, आप चिंता ना करें। अगेन इट विल बी रिपीटेड इन, तो अभी तो ये जान लो कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये होती है। वैसे भी कई बच्चे तो जानते होंगे ना, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होती है प्रोजेक्टाइल में, वेलोसिटी u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल होती है। जानते हो ना कि नहीं जानते, और जो नहीं जानते बेटा जान लो यही होता है, बाकी तो प्रोजेक्टाइल में आ ही जाएगा। जो बच्चे ये बात नहीं जानते थे वो जान लीजिए यही होता है, और अगली क्लास में आ ही जाएगा। ठीक है, अगली क्लास मतलब
काइनेमेटिक्स की क्लास में। ठीक है जी, ठीक है सक्षम। अरे वाह सक्षम, क्या बात लिखी तुमने। सचिन भाई सब ठीक, मजे में? चलो बहुत बढ़िया। युवराज, युवराज जांगिड़ ने कह दिया कि एएसपी सर इज अलेक्जेंडर। आपने मुझे अलेक्जेंडर बना दिया बेटा। अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा योद्धा था, यू नो, ए वॉरियर, ग्रेट वॉरियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, टॉप पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है प्रोजेक्टाइल में, यू कॉस थीटा, है ना। तो जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो अभी यूं ध्यान रखो कि यही होता है। फिर बाकी तो अपन आ ही जाएगा उसमें, प्रोजेक्टाइल में दोबारा आएगा बेटा, ये क्वेश्चन वापस आएगा। यू विल सी दिस क्वेश्चन अगेन इन प्रोजेक्टाइल। अब बेटा हम आ चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, ध्यान से देख लो रे इधर। अब वापस फोकस कर लो बेटा। मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजें, एक एक पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं कि न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी जजमेंट दे पाओ तुम अपना दिमाग यूज में ले पाओ, इसलिए कर रहा हूं मैं ये। अब तुम कहो तो थ्योरी बंद कर दो, न्यूमेरिकली चालू कर दूं मैं, जैसा तुम कहो बता, एज यू विश। खाली न्यूमेरिकली कराओ ना, बंद कर दो थ्योरी। बेटा बिना बेसिक्स के आप न्यूमेरिकल भी कैसे करोगे, फील नहीं आएगा न्यूमेरिकल का, ठीक है ना। हाँ हाँ, नो नो नो, सारे बच्चों ने कहा नो नो नो, वेरी गुड, शाबाश। बेटा बेसिक मजबूत होने जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। बेसिक्स होने मजबूत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बेटा। ओके, हाँ ना, थ्योरी पढ़ेंगे पहले और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। मैं सब कराऊंगा बेटा, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी। तुम्हें बताओ, मुझे वेक्टर और बेसिक मैथ्स में न्यूमेरिकल भर कराए कि नहीं कराए, तुम भर भर के कराए कि नहीं कराया, भर भर के कराए कि नहीं कराए, भर भर के करे कि नहीं करे, बोलो जल्दी। किए थे ना। तो यहां भी भर भर के करोगे तुम, भर भर के करोगे तुम, भर भर के क्वेश्चन करोगे। चले आगे बढ़े। अरे वरुण कुमार, व्हाट यू आर सेइंग, लेट मी नो। वरुण कुमार क्या कहना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े मैसेज क्या बना रहा है बेटा तू, वरुण कुमार। अरे बोल रही। हाँ, पहले बेसिक्स मजबूत करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जिसके बेटा बेसिक मजबूत होते हैं, न्यूमेरिकल वो खुद ही कर डालता है, खुद ही कर डालता है बेटा। चलो अब इधर देखो, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ चुके हैं, वी आर मूविंग ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ लिसन केयरफुली। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, लिसन केयरफुली, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज हो रही है। बोलो, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? अबे बोलो, चुप क्या बैठ गए? शाबाश, यस। और वेलोसिटी बिना फोर्स के चेंज हो सकती है क्या? बोलो जल्दी, बोलो। क्या वेलोसिटी बिना फोर्स के चेंज हो सकती है? नहीं, ना 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 रे, ना 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 रे, हो ही नहीं सकता ये। तो इसका मतलब अगर मोमेंटम चेंज हो गया तो इसका मतलब फोर्स आ गया। क्या आ गया? फोर्स आ गया। ठीक है बेटा, तो सुन लो ध्यान से। अगर चेंज इन मोमेंटम टाइम के रेस्पेक्ट में बोल दूं तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, तो सुन लो ध्यान से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन ने हमें बताया था कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगा हुआ है तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो सुनो, फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि फोर्स ही चाहिए वेलोसिटी चेंज करने के लिए, और सेकंड लॉ ये कहता है कि जो फोर्स लगा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है बेटा, ये क्वांटिटेटिव। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्वांटिटी बताता है ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन।
तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताता है बेटा कि फोर्स लगा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम लिखते हैं F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ठीक है जी, और याद रखें चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वही अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ रहता है मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होता है। मोमेंटम चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ठीक है भाई। अब बेटा मैं फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना बेटा, ये आपके काम आएंगे भी फिजिक्स में। अब न्यूमेरिकल चालू करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बात समझा दूं। ठीक है, बेसिक बात, क्या आप तैयार हैं? अब मैं तैयार है क्या? मरहबा मरहबा। ठीक है, तैयार है ना? या ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग। अबे मुरब्बा क्यों कह रहा है बार बार? कौन है? सारांश शर्मा, हाउ डेयर यू टू से मुरब्बा? दिस इज मरहबा। ओके, ठीक है भैया। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो, बहुत हो गया। अब इधर देखो, देखो अब सामने देखो, देखो इधर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये फोर्स, न्यूमेरिकल सोल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। फोर्स देखो, अगर टाइम इंटरवल फाइनाइट हो, टाइम इंटरवल फाइनाइट हो यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ना हो। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब होता है जीरो के नजदीक। अगर जीरो के नजदीक ना हो, फाइनाइट वैल्यू का हो, तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा। बेटा अगर फाइनाइट चेंज होता है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना? डिफरेंशिएशन से पहले समझाई थी मैंने ये बात। और डेल्टा टी, ठीक है बेटा। तो एवरेज फोर्स का फार्मूला ये है। दूसरी बात, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो उसको कहते हैं इंस्टंटेनियस फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? इंस्टंटेनियस फोर्स, जो कि हमारा है F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ठीक है बेटा, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे ये लिखा हुआ? अब स्क्रीन पे नजर तो आ रहा ना तुम्हें? ऋषु कुमार प्लीज रिफ्रेश योर गूगल क्रोम। है ना, आ गया ना तुम्हें? चलो बस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, डायमंड क्लियर। कुछ बच्चे तो मेरे को डायमंड फेंक रहे हैं मेरे ऊपर। डायमंड ही डायमंड। बेटा मैं क्या करूंगा इन डायमंड्स का? आई एम जस्ट ए कॉमन मैन, मुझे नहीं है जरूरत डायमंड्स की। मेरे डायमंड्स तो तुम हो, यू आर द डायमंड्स। समझ रहे हो बात को? तुम्हारी चमक बढ़ाना चाहता हूं मैं, आपको और पॉलिश करना चाहता हूं। अभी आप रॉ डायमंड्स हैं, मैं पॉलिश करके आपको बेहतरीन डायमंड बनाना चाहता हूं। इसमें ईश्वर मेरी मदद करे। ठीक है भाई? ठीक है भैया? ठीक है गुरु? समझ में आ गई बात? हाँ बिल्कुल, कोहिनूर डायमंड बनाऊंगा बेटा, कोहिनूर। ठीक है, चलो अब इधर देखो, इधर देखो रे। हाँ, इंस्टेंटेनियस में क्या मोमेंटम को हम लिख सकते हैं? एम वी। इट कैन बी रिटन एम वी। अब बेटा एम और वी है, यू इंटू वी। डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद है ना? मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। एम डीवी अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस वी डीएम अपॉन डी टी। ओके, ये जनरल फॉर्मेट है फोर्स की। ठीक है बेटा, अब फर्दर आगे देखना, अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है बट वेलोसिटी वेरिएबल है, तो अगर मास कांस्टेंट है तो डीएम बाई डी टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो आपके पास आएगा फार्मूला एफ इक्वल्स टू मास इंटू डीवी अपॉन डी टी। बेटा ये नजर तो आ रहा है ना, ये नीचे लिखा हुआ? बस इससे नीचे नहीं लिखूंगा मैं, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना? दिख तो रहा है ना आपको नीचे का? जो लास्ट वाली लाइन दिखाई दे रही है ना? हाँ गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इधर, अब dv अपॉन dt को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमारा फोर्स हो गया, एक फार्मूला। दूसरी बात, ये तो जानते हो तुम, 8 9 से पढ़ते हुए आते हैं। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो बट मास वेरिएबल हो,
तो सुनना ध्यान से बेटा इधर, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो, तो इस कंडीशन में फोर्स बन के आता है v dm by dt, v dm by dt। ये अपने काम आता है बेटा रॉकेट में, रॉकेट के क्वेश्चंस में काम आएगा। रॉकेट होता है, कन्वेयर बेल्ट होती है, या फिर वाटर जेट होते हैं, उसमें काम आता है बेटा ये, वाटर जेट के एग्जांपल्स में काम आता है। ठीक है, हाँ बेटा नीचे तक का नजर आ रहा है ना, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन तक नजर आ रही है ना आप लोगों को स्क्रीन पे। हाँ ऋषु कुमार, थोड़ी सी अपनी स्क्रीन को जूम इन कर थोड़ी सी, ठीक है ना, एकदम साफ, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, ओके बच्चों, वेरी गुड, वाला वाला। ठीक है जी, अब ये ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको एक चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट, कि कहां किस जगह अपन क्या यूज में लेंगे। अब इनको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ताकि क्वेश्चन पढ़ते चमक जाए कि आपको कंसेप्ट कौन सा लगा। अब एक इंपल्स की बात और मैं करूंगा, ठीक है बेटा। मान लो बेटा एक बॉक्सर है, बहुत ही खूंखार और जाबाज बॉक्सर है बेटा, एक बहुत ही खूंखार, सुन लो रे, अब इधर देखो सामने, लिखना मत कुछ भी, इधर देखो सामने बेटा, एक खूंखार और जाबाज बॉक्सर है। अब वो एक बाउट किसी आदमी के मुंह पे मारता है, तो बताओ एक लार्ज फोर्स, हाँ मोहम्मद अली, मोहम्मद अली तो अब मरहूम हो गए बेटा, मरहूम मोहम्मद अली, वो तो जा चुके इस दुनिया से, रुखसत कर गए बेटा वो, मरहूम मोहम्मद अली। ठीक है बेटा, चल हाँ, खली खली बॉक्सर नहीं है बेटा, पहलवान है वो। मैरी कॉम कह सकते हो आप, मैरी कॉम, मैरी कॉम को तो जानते होंगे ना, मैरी कॉम को नहीं जानते क्या? हाँ मैरी कॉम, ठीक है। अब देखो इधर, मैरी कॉम मान लो जोर से एक बाउट मारे, तो बताओ एकदम से रुक गया कि नहीं रुक गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई कि नहीं हुई? अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, लेकिन पहले मोमेंटम लार्ज था, ठीक है, तो लार्ज फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अगर आए, लार्ज फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अगर आता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम इंपल्स। ठीक है भाई, ठीक है। अबे मैंने तुमसे नहीं पूछा कि कौन कौन से बॉक्सर होते हैं, ये फालतू के नाम क्यों लिखे जा रहे हैं, माइक टाइसन, ब्रॉक लेंसर, क्या करूंगा इनका चार्ट डालूंगा बैठ के, मुरब्बा बनाऊंगा इनका। अबे तू फिजिक्स पढ़ रहा है ये लिख रहे हो? ठीक है, ठीक है भाई, तो सुना भी ध्यान से। When a large force acts on an object for very short interval of time, then product of force and time is known as impulse। अब अपने को पता है बेटा एवरेज फोर्स, जस्ट अभी पढ़ा के निपटाऊं मैं तुम्हें, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है कि नहीं होता? तो क्या डेल्टा पी को लिखा जा सकता है एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी? तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ, लिखा है ना ये, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज चेंज इन मोमेंटम, इट इज कॉल्ड इंपल्स। और इस रिलेशन को कहते हैं हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलेंगे इसको? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, कि चेंज इन मोमेंटम इज एक्चुअली इंपल्स। अब सुनो यार ध्यान से, यहां हम एक सिली मिस्टेक करते हैं, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होती है बेटा, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होती है, जबकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है। सुन लो कान खोल के, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होती है, बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स, ओनली चेंज इन मोमेंटम इंपल्स। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, वंडरफुल वंडरफुल बेटा वंडरफुल। अब सुनो, जब इंपल्स के क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या पूछते हैं वो बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो इधर। इन केस इन द क्वेश्चन if final velocity and initial velocities are given, in case in question final velocity and initial velocity are given, then you can find impulse by the formula mass final velocity minus initial velocity, very important relation। change in momentum is written like this, okay, mass into final velocity minus initial, ये रेगुलरली आता है क्वेश्चन एग्जाम में। सेकंड, इन केस
if average force or constant force is given, in case if average force or constant force is given, just multiply average force or constant force with time interval, you will get impulse. constant force हो चाहे एवरेज फोर्स हो, ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है जी, ऑल राइट, ऑल राइट, ये फोर्स कांस्टेंट है और एवरेज है। तीसरा पार्ट, अगर फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, इन दैट कंडीशन यू हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको करना है, यहां पर फोर्स वेरिएबल है। अभी दिमाग बसा लो बेटा ये सारी चीजें। अब मैं क्वेश्चन लेने चालू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक डेली लाइफ का एग्जांपल लूंगा मैं। हाँ जी, कब क्या करना है समझ में आ रही है बात? और अभी न्यूमेरिकल से मैं और समझा दूंगा, ये तो बेसिक्स है, दीज आर जस्ट बेसिक्स। अब मैं इसके न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगा आपको। आर यू रेडी? आर यू रेडी? अबे आनंद वर्मा, इसमें क्या रिपीट करूं मैं? चेंज इन मोमेंटम इंपल्स है, और चेंज इन मोमेंटम को मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी नहीं लिख सकता क्या? कब इंटीग्रेशन करेंगे, कब डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो डिपेंड करता है कंसेप्ट क्या है। ठीक है, फिजिकल मीनिंग ऑफ इंपल्स का मतलब है बेटा लार्ज फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक बड़ा फोर्स छोड़, जैसे तुम कील ठोकते हो तो हैमर को मारते हो ना जोर से, तो लार्ज फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अरे विश्वम सिंह, तेरे दिमाग में भी तो वो ट्रेनिंग चल रही है क्या? कमाल कर रहा है बेटा, यहां बात चल रही है इंपल्स की और ट्रेन ट्रेन कर रहा है बैठ के। देखो इधर, अब मैं इसके डेली लाइफ के एग्जांपल्स बता रहा हूं, मैं ध्यान से देखना इधर। उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, स्लोप पूछे, बताओ मैंने आपको सिखा रखा है किसी भी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है, क्या वो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है? डिफरेंशिएशन का रिलेशन स्लोप का होता है ग्राफ में। तो बताओ मोमेंटम का यदि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या बन जाएगा? फोर्स। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बन गया? फोर्स। अगर आप याद ना भी रखो तो भी आप क्या करो, वाई एक्सिस पर जो लिखा हुआ है उसका एक्स एक्सिस पर जो लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, फिर देखो क्या आ रहा है। ठीक है ना, वो फोर्स हो गया। ठीक है जी, यहां पर फोर्स है वो। अब देखो बेटा, एरिया अंडर द कर्व, क्या एरिया अंडर द कर्व का रिलेशन इंटीग्रेशन से है? तो एरिया अंडर द कर्व करने का मतलब है कि वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। अब बताओ एफ का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इंपल्स है या नहीं है? बोलो। या चेंज इन मोमेंटम है या नहीं है? बोलो। तो याद रखें, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व यदि आप लेते हो तो इंपल्स के बराबर है। अब जैसे मैं यहां स्लोप लेने की कोशिश करूं, स्लोप df अपॉन dt, मतलब df अपॉन dt को फिजिक्स में कोई क्वांटिटी होती है क्या? नहीं। तो यहां स्लोप हमारे लिए यूजलेस है, यूजलेस स्लोप, ओनली एरिया अंडर द कर्व इज यूजफुल। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ओके बेटा, अगर बफरिंग हो रही है इट इज योर नेटवर्क प्रॉब्लम, नॉट आवर्स। हम तो बेटा बहुत हाई नेट पे काम कर रहे हैं, ईथरनेट, जानते हो ईथरनेट, उस पर चल रहा है हमारा वर्क। तो बफरिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे एंड पर। आपके एंड पर प्रॉब्लम है बेटा, हम बहुत हाई स्पीड पे चल रहे हैं इंटरनेट में। ठीक है, हाँ, पीजी वाले ने वाईफाई नहीं लगाया तो उससे क्या लगा, वाईफाई लगवाओ। और नहीं लगाता है तो उसे कहते हम पैसे नहीं दे रहे। समझ में आ गई बात? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर चेंज इन मोमेंटम सेम है या इंपल्स सेम है तो इस फॉर्मूले को देखो गौर से, क्या एवरेज फोर्स
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम इंटरवल के। तो बताओ फॉर चेंज, सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर टाइम इंटरवल बढ़ा दिया जाए तो क्या फोर्स कम हो जाएगा? बोलो जल्दी। सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर टाइम इंटरवल बढ़ा दिया जाए, बोलो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। आप क्रिकेट देखते ना आप लोग? अब क्रिकेट देखते हो नहीं देखते हैं कलाकार? तो उसमें देखा प्लेयर कैसे लेता है, कैच कैसे पकड़ता है? जैसी बॉल आती है क्या वो अपने हैंड्स को पीछे ले जाता है? When a player catches the ball, he takes his hands behind along with the ball to increase time interval. To increase time interval. So the force decreases. So the player can't get injured. अब जैसे देखो हाथ को यूं रखे, अब बॉल आई, अब हाथ का मूवमेंट नहीं किया उसने, तो वाइब्रेशंस होंगे, यू नो, वाइब्रेशन, एंड ही विल गेट इंजर्ड। वाइब्रेशन एंड ही विल गेट इंजर्ड। वाइब्रेशंस एंड ही विल गेट इंजर्ड। ओके, कभी आपने देखा कि यूं पकड़ के खड़ा रहता है क्या हाथ को? नहीं, वो जैसी बॉल आती है पीछे ले जाता है हाथ को। टाइम इंटरवल इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस। ऑलराइट, ये रहा वो एग्जांपल। समझ में आ गई बात? पढ़ लो इसको। दिस इज द एग्जांपल। अच्छा, अपनी बाइक्स में शोकर्स लगे रहते हैं, देखे होंगे ना शोकर्स? अब देखे कि नहीं देखे? शॉक एब्जॉर्बर। तो जैसे कोई गड्ढा आता है तो हमारा पूरा वेट नीचे जाता है, पूरा वेट नीचे जाता है, तो शॉक एब्जॉर्बर डेल्टा टी बढ़ा देता है। तो डेल्टा टी यदि इसने बढ़ा दिया, अगर डेल्टा टी अगर बढ़ गया तो एवरेज फोर्स कम हो गया, तो वी डोंट गेट जर्क, या फिर जो है हमें इंजुरीज नहीं होती, वरना हड्डियां टूट जाए बेटा, बहुत खतरनाक जर्क होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा है दो ट्रेन के बीच में इस तरह के स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, देखे तुमने? दो ट्रेन की बोगीज के बीच में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखा है तुमने? ट्रेन ही नहीं देखी? अबे भृगु रंजन, तूने ट्रेन नहीं देखी क्या कभी जिंदगी में? है, कमाल कर रहा है, ट्रेन ही नहीं देखी? कहां से आया तू, कौन सी दुनिया से आया बेटा, मंगल ग्रह से आया क्या तू? ट्रेन ही नहीं देखी तू? कमाल करते हो। हाँ, मार्स पर रहता है ये। देखो बेटा, दो ट्रेन जहां मिलते हैं, जहां उनका जंक्शन होता है, आपने देखा इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं बफर्स। होता क्या है, जब ट्रेन में ब्रेक लगते हैं तो पीछे वाले कोचेस आगे बढ़ते हैं, तो पीछे वाले कोच आगे बढ़ते हैं तो आगे वाले में फोर्स लगाते हैं, तो इनमें क्या बेटा, अंदर की तरफ स्प्रिंग लगी रहती है, बहुत मोटी सी स्प्रिंग लगी रहती है। तो ये स्प्रिंग क्या होती है, कंप्रेस होती है, तो ये टाइम इंटरवल बढ़ा देती है। तो टाइम इंटरवल बढ़ गया तो एवरेज फोर्स की वैल्यू कम होगी। वरना बेटा ट्रेन में इतना मोमेंटम होता है कि हल्का सा भी ब्रेक लगाओगे ना तो जोर का झटका लगेगा। तो ये आदमी उसकी सीट पे, वो आदमी इसकी सीट पे, उसकी चाय उसके मुंह में, उसका पराठा उसके मुंह में, ऐसा हो जाएगा बेटा, और समोसा हवा में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना बात? ठीक है। हाँ, पीछे वाला डिब्बा तो इंजन पे आके गिरेगा धड़ाम से, धड़ाम। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, एक आदमी छत से कूद रहा है, ओ माय गॉड, रोको इसको, रोको इसे। अगर कोई चोर है वो भाग रहा है। अब एक तो है कंक्रीट की फर्श, और एक जो है मड है, मड रखी हुई है, या सैंड होती है ना, वो रेत नहीं होती, वो जिससे मकान बनाते हैं कंस्ट्रक्शन, वो रेत रखी है। तो बताओ किस पर इंजुरीज के चांसेस ज्यादा है इसके? किस पर इंजुरीज के चांसेस ज्यादा है? कंक्रीट रोड पे, क्योंकि कंक्रीट रोड के ऊपर टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, टाइम इंटरवल कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। जबकि सैंड के ऊपर क्या होगा, सैंड पे टाइम इंटरवल बढ़ेगा सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, कम। तो ही विल नॉट गेट इंजर्ड ऑन मड और सैंड। ओके, ओके, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये एग्जांपल्स दिमाग में रखना।
हाँ जी, अब अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं भैया। मैंने बेसिक समझा दिए, कहां पे क्या यूज में लेना है, कर लोगे ना तुम? पहचान लोगे क्वेश्चन को? क्या मैं समझू कि तुम पहचान लोगे क्वेश्चन को पढ़ के? अबे पढ़ के समा हैं? बोलो तो सही मुंह से। अब देखना इधर, ये क्लास 10 मिनट एक्सटेंड होएगी, न्यूमेरिकल होएंगे अभी, फिर हैंड आउट दूंगा मैं आपको। देखो इधर, सबसे पहले मुझे ये देख के बताओ कि जो ये फोर्स है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, चेक करके बताओ। कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इधर देखो, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। जैसे कहीं लिखा है 5t², कहीं लिखा है 4v, और कहीं लिखा है 2x। तो देखो बेटा, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी फोर्स भी चेंज होगी, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी फोर्स भी चेंज होगी। तो ये हमारे वेरिएबल फोर्सेस के एग्जांपल है। किसके हैं बेटा? ये वेरिएबल की। और F इक्वल टू 20 न्यूटन, देखो ना टाइम है ना वेलोसिटी है ना एक्स है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। ऐसे पहचानना बेटा आप क्वेश्चन, ठीक है ना? तो बताओ, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल, ये वेरिएबल है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब इंपल्स। तो अभी आपको जस्ट फार्मूले बताए थे, इंपल्स के 3 फार्मूले हैं। बताओ, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, कौन सा लगाओ इसमें? अब कौन सा लगाऊं? थर्ड, इंटीग्रेशन वाला। वेरिएबल है ना ये, तो इंपल्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, 0 से 3। अब तो वैल्यू रख दो बेटा, 0 से 3, 6t² प्लस 2t dt। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 6t³ बाई 3, लिमिट्स लगा दो 0 से 3, प्लस 2t² अपॉन 2, 0 से 3। ओके, ये 2 से 2 कट गया, 3 2 जा 6, तो 2 को बाहर कर दो। अपर लिमिट 3 का क्यूब माइनस 0, लोअर लिमिट है ना। अपर लिमिट 3 का स्क्वायर, लोअर लिमिट 0। तो 2 × 27 प्लस 9, बताओ क्या ये 63 हो गया है? बोलो भैया, बोलो भैया, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो। समझ में आ गया ये? समझ में आ गया? हाँ शाबाश। अब 3 3 कहां से आ गया? 63 आएगा, ठीक है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ए हैमर ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद स्पीड दिस एंड स्टॉप्स व्हेन स्ट्रक ऑन द वॉल इफ कांटेक्ट टाइम डेल्टा टी दे रखा है बेटा। फाइंड इंपल्स। बताओ क्या दे रखा है, कौन सा लगाऊं फार्मूला इंपल्स का? पहला, दूसरा, तीसरा, जल्दी बोलो। वेलोसिटी वाला, एवरेज फोर्स वाला, या इंटीग्रेशन वाला? वेलोसिटी दे रखी है ना बेटा, वेलोसिटी तो पहला लगेगा इसमें। तो इंपल्स क्या होगी बताओ? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस, ऐसे पहचान बेटा, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, मास 5 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0, स्टॉप हो गया ना, स्टॉप, माइनस इनिशियल 10। ओके, तो माइनस 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स कितना आ गया बेटा? 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, और इंपल्स अपॉन टाइम इंटरवल। तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ले लो सीधे सीधे, 50 अपॉन टाइम इंटरवल 0.2। क्या 250 न्यूटन हो गया बेटा? हाँ, अब तुमको पहचान में आ रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन की पहचान हो रही है तुम लोगों से? कैन यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन? क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहचान में आना। कैन यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन एंड फ्रेमिंग? वेरी गुड। ठीक है, अभी जरा देखो, ये मोमेंटम टाइम ग्राफ है। कौन से ग्राफ है? मोमेंटम टाइम ग्राफ। तो रेशियो ऑफ फोर्सेस निकालने ऑन पार्टिकल ए एंड बी। बताओ, देखो अगर मान लो आपको याद ना हो कि इसमें क्या चीज होती है फोर्स, तो सुन लो, इसका सिंपल सा तरीका बेटा, दो ही चीज तो होती है, स्लोप एंड एरिया। तो स्लोप का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करो, पहले डिफरेंशिएशन करो, डीपी अपॉन dt। क्या यही फोर्स होता है? बिल्कुल, ये लो अपना आंसर आ गया, यही फोर्स है। ऐसे पहचानना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू आइडेंटिफाई लाइक दिस। ओके, तो बताओ ए पर फोर्स कितना है? बताओ ए पर, तो 10 कितना लिखेंगे? 30। ओके बेटा, बी पर फोर्स कितना है? कितना एंगल है बी का? एक्स एक्सिस से लेते हैं ना एंगल, तो टोटल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 10 60 डिवाइड कर दो बेटा, तो 10 30 हो गया, 1/√3।
tan 60 √3, तो 1/3 आ जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बोलो ए पर फोर्स कितना होगा, tan 30, बी पर फोर्स कितना है बेटा 10, बताओ बी पर कितना है, यहां से 45 है तो यहां से भी कितना हो जाएगा 45, अपने को तो एक्स एक्सिस से लेना बेटा, वाई से नहीं, डिवाइड कर दो, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 1 होता है तो 1/√3। अब यहां हो, हाँ एफ ई कितना हो जाएगा बताओ, 30 एंड 15 कितने 45, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो tan 45 डिग्री अपॉन सेकंड का कितना है, बी का कितना आ रहा है 45 + 15 कितना होगा बेटा 60, tan 60 है ना, एक्स एक्सिस से लेना है ना एंगल, अरे यहां से लेना है ना, 60 डिग्री होगा ना, tan 45 1 एंड √60 √3, ठीक है भाई।